हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे सिविक्स आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 द यूनाइटेड नेशंस। ये हमारा लास्ट चैप्टर है जो हम 1-2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों को बेनिफिट्स मिल सकें। एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लगते हैं। एंड आपको एक बात और बतानी थी कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए, ऑलराउंडर सिबलिंग्स ऑफिशियल के नाम से है। वहाँ पर हमने हर एक चैप्टर की पीडीएफ को अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। सभी चैप्टर्स आपको जल्दी मिल जाएंगे, तो आप पीडीएफ फॉर्म में उन क्वेश्चन आंसर्स को स्टडी कर सकते हैं। एंड प्लीज़ उस चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 द यूनाइटेड नेशंस। इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। ऑरिजिन ऑफ द यूएन, यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस। एम्स ऑफ द यूएन, फैक्ट्स अबाउट द यूएनओ, यूएनओ के फैक्ट्स कुछ हम पढ़ेंगे। ऑर्गन्स ऑफ द यूएन, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ द यूएनओ एंड अचीवमेंट्स ऑफ द यूएन। वन बाय वन हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। उससे पहले आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस लोगों से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द यूनाइटेड नेशंस इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच रिप्रेजेंट्स प्रैक्टिकली एवरी नेशन ऑफ द वर्ल्ड। यूनाइटेड नेशंस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो रिप्रेजेंट करती है प्रैक्टिकली पूरे वर्ल्ड के एक एक नेशन को रिप्रेजेंट करती है। द यूनाइटेड नेशंस इसीलिए बोला गया यूनाइटेड नेशंस, यानी कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पूरे वर्ल्ड के हर एक नेशन को क्या किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है। इट केम इन टू एग्जिस्टेंस ऑन, यानी कि ये जो यूनाइटेड नेशंस है ये कब बना, अक्टूबर 24, 1945 को बना। एट दैट टाइम, उस टाइम पर जब ये बना, द यूनाइटेड नेशंस जब बना उस टाइम पर इट हैड ओनली 51 कंट्रीज एज इट्स मेंबर्स। उसमें सिर्फ 51 कंट्रीज थी एज मेंबर्स, बट टुडे इट हैज़ 193 मेंबर्स। 193 मेंबर्स यानी 193 कंट्रीज़ हैं आज इसमें। द यूएनओ इज़ द रिजल्ट ऑफ द डिज़ायर टू सेव द वर्ल्ड फ्रॉम स्टिल अनदर कैटेस्ट्रॉफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कैटेस्ट्रॉफ क्या होता है? एक सडन इवेंट, एक अचानक कोई ऐसी घटना घट जाना जिससे लोगों को कुछ बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये रिज़ल्ट है। ये ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाई गई थी ताकि पूरे वर्ल्ड को दूसरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मैग्नीट्यूड से, उसके दुख दर्द से उससे बचाया जा सके। इंडिया इज़ वन ऑफ द ओरिजिनल 51 मेंबर्स। इंडिया भी इनमें से 51 मेंबर्स में से है। एज अ मेंबर ऑफ दिस बॉडी, अब इस बॉडी का यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर के रूप में इंडिया हैज़ ऑलवेज गिवन फुल सपोर्ट टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन एक्टिविटीज़। तो भारत ने भी एज अ मेंबर इस ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज हुई, जितनी भी एक्टिविटीज़ चलाई गई, उन्हें हर तरीके से इंडिया ने भी क्या किया है, सपोर्ट किया है। ऑरिजिन ऑफ द यूएन, इसका ऑरिजिन कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुई? इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड इन 1941। 1941 में जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था उसकी स्टार्टिंग फेज में, अर्ली स्टेजेस में क्या हुआ, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट, ही अंडरलाइंड द नीड फॉर एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू एंश्योर पीस। तो जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड की स्टार्टिंग पॉइंट था 1941 में, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट, उन्होंने जताया, उन्होंने अंडरलाइन किया, यानी कि उन्होंने एहसास दिलाया सभी को कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है ताकि सभी जगह शांति फैलाई जा सके, सब जगह शांत रहे। द सेम ईयर, उसी साल, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट एंड प्राइम मिनिस्टर चर्चिल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ड्रू अप द अटलांटिक। उसी साल जो प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट और ग्रेट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे चर्चिल, उन्होंने अटलांटिक को ड्रू अप कर लिया, यानी कि अपने पास ले लिया, यानी कि उन्होंने भी क्या कर दिया, यूनाइट कर लिया, अपने साथ ले लिया। चार्टर स्टेटिंग, चार्टर यानी कि एक एग्रीमेंट होता है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जिसे हम बोलते हैं चार्टर, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या एग्रीमेंट को आप बोल सकते हो, तो उसे हम चार्टर बोलते हैं। इट्स स्टेटिंग द राइट ऑफ ऑल पीपल टू चूज देयर ऑन गवर्नमेंट। उस चार्टर में ये लिखा हुआ था कि लोगों के पास, सभी लोगों के पास अधिकार है अपनी खुद की सरकार चुनने का, अपनी खुद की सरकार चुनने का लोगों के पास क्या है, अधिकार है। किस में लिखा था? कि चार्टर में लिखा था, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया गया था। देखिए ये है प्रेसिडेंट रूजवेल्ट एंड प्राइम मिनिस्टर चर्चिल। इन जनवरी 1942 में द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 26 नेशंस, जो 26 नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स थे,
रिप्रेजेंटेटिव यानी कि उनके जो लीडर्स थे, दे साइन द यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन, यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस का डॉक्यूमेंट था उस पर उन्होंने साइन कर दिया 26 नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स ने। रिप्रेजेंटेटिव्स जैसे हमारी हो गई द्रौपदी मुर्मू जी, तो कंट्री के लिए कोई भी अगर वो डॉक्यूमेंट साइन करती हैं तो उन्हीं के नाम से होगा, ठीक है। कोई एग्रीमेंट किया जाता है किसी कंट्री से तो प्रेसिडेंट ही करता है। दिस वॉज द फर्स्ट ऑफिशियल यूज़ ऑफ द वर्ड्स यूनाइटेड नेशंस, और उसके बाद ही सबसे पहले ऑफिशियली इस वर्ड्स को यूज़ किया गया यूनाइटेड नेशंस। कब? जब जनवरी 1942 में 26 नेशंस ने एक होकर साइन किया था यूनाइटेड नेशंस के डिक्लेरेशन फॉर्म पे। इन फरवरी 1945, ये पॉइंट हम अभी पढ़ेंगे यहाँ पर कंप्लीट करने के बाद। फरवरी 1945 में क्या हुआ? द प्रीमियर्स ऑफ द यूएस, यूके एंड यूएसएसआर मेट। प्रीमियर्स यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनस, प्रीमियर्स यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनस। फरवरी 1945 में जो यूएस, यूके एंड यूएसएसआर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनस थे वो मिलते हैं एंड अनाउंस्ड, और वो अनाउंस करते हैं दैट अ कॉन्फ्रेंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस वुड ओपन इन सैन फ्रांसिस्को ऑन 25 अप्रैल 1945। और इन तीनों कंट्रीज़ के यूएस, यूके और यूएसएसआर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनस मिलते हैं और अनाउंस करते हैं, घोषणा करते हैं कि एक कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड नेशंस की सैन फ्रांसिस्को में रखी जाएगी 25 अप्रैल 1945 को। ऑन दिस डे, इस दिन क्या हुआ? वो जस्ट 14 डेज बिफोर द सरेंडर ऑफ जर्मनी, जर्मनी के सरेंडर करने से जस्ट 14 दिन पहले डेलीगेट्स फ्रॉम 50 नेशंस से जो डेलीगेट्स थे वो सैन फ्रांसिस्को में मिलते हैं एंड 26 जून 1945 में द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वॉज साइन, और जो चार्टर था यूनाइटेड नेशंस का 26 जून 1945 में साइन कर दिया जाता है, ठीक है। चार्टर आपको बता दिया कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, रिटन स्टेटमेंट होती है जिसमें प्रिंसिपल्स और एम्स यानी कि गोल्स लिखे जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। दिस चार्टर केम इनटू इफेक्ट ऑन 24 अक्टूबर 1945, और ये जो चार्टर था ये आपका इफेक्ट में आता है यानी कि लागू होता है 24 अक्टूबर 1945 को। दिस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज यूनाइटेड नेशंस डे, और इस डे को हम हर साल यूनाइटेड नेशंस डे की तरह क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। किस दिन को? 24 अक्टूबर 1945 को। अब एम्स पढ़ने से पहले हम ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? 2 मेजर वॉर्स डिस्टर्ब्ड वर्ल्ड पीस इन दी 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में जो 2 मेजर वॉर्स हुए थे उसकी वजह से पूरे देश की जो पीस थी, जो शांति थी, समृद्धि थी, वो सब डिस्टर्ब हो जाती है बहुत ज़्यादा। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन थी द लीग ऑफ नेशंस, वो बनाई गई। उसका रोल क्या था? इट्स रोल वॉज दैट ऑफ अ मीडिएटर। उसका रोल क्या था? ये लीग ऑफ नेशंस जो है ये मीडिएटर का काम करेगी फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनदर वॉर, ताकि दूसरी वॉर ना हो, ठीक है। मीडिएटर यानी जो 2 लोगों में सेटलमेंट करवाता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, समझ गए। तो लीग ऑफ नेशंस में उसका रोल था कि वो एक मीडिएटर की तरह काम करेगी ताकि दूसरा वॉर ना हो। हाउएवर द लीग फेल्ड, ये लीग फेल हो जाती है, अपना काम नहीं कर पाती सही से, और दूसरा वर्ल्ड वॉर हो जाता है 1939 में। टुवर्ड्स द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड हो रहा हो, एंड की तरफ आता है, द मेजर एलीड पावर्स, जो मेजर पावर्स थी, जिनके पास मेजर पावर्स थी, वो लोग एग्री टू होल्ड अ मीटिंग। वो लोग एग्री करते हैं कि एक मीटिंग बुलाई जाएगी जिसमें यूएनओ को डेवलप किया जाएगा, इस्टेब्लिश किया जाएगा। यूएनओ क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ की, ठीक है, जो आज़ाद देश हैं उनकी क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करेगी वर्ल्ड की शांति के लिए, गरीबी के लिए, जो भूखे लोग रहते हैं उनके लिए, और जो अन्याय है उन सभी के खिलाफ क्या करेगी? वो काम करेगी, ठीक है। अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड द अटलांटिक चार्टर वॉज साइंड व्हेन द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर Winston Churchill and President of the United States of America Franklin D. Roosevelt met aboard a ship in the Atlantic Ocean in 1941। एक डॉक्यूमेंट था जिसका नाम था अटलांटिक चार्टर, वो साइन किया गया। कब साइन किया गया? जब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल और प्रेसिडेंट जो थे यूएसए के फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, वो एक शिप पर मिलते हैं अटलांटिक ओशियन 1941 में, ठीक है। अटलांटिक ओशन में ये दोनों मिलते हैं। कौन दोनों? ब्रिटिश के पीएम विंस्टन चर्चिल एंड यूएसए के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो इसलिए हम इसे अटलांटिक चार्टर बोलते हैं क्योंकि अटलांटिक ओशन में ये लोग मिले थे एक शिप पर। ऑन 26 जून 1945 को क्या होता है? 50 नेशंस मेट इन सैन फ्रांसिस्को। 50 नेशन मिलते हैं सैन फ्रांसिस्को में ताकि यूएनओ का अटलांटिक चार्टर को साइन किया जा सके।
ऑन 24 अक्टूबर 1945 एंड 24 अक्टूबर 1945 को द यूनाइटेड नेशंस वॉज इस्टेब्लिश, यूनाइटेड नेशंस इस्टेब्लिश हो जाता है। पोलैंड द 51st मेंबर साइन द चार्टर लेटर, और जो 51st मेंबर बनता है वो बनता है आपका पोलैंड, वो साइन करता है चार्टर को बाद में। ठीक है, ये पॉइंट भी पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कुछ डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे आते हैं आपके एम्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ये जो यूनाइटेड नेशंस बन गई, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन गई, इसके एम क्या है, इनके मेन गोल क्या है, ये क्या काम करेगी ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या काम करेगी, पहला टू सेव द सक्सीडिंग जनरेशंस फ्रॉम द स्काउट्स ऑफ वॉर। स्काउट जो होता है गाइज आपका थिंग दैट कॉजेज ट्रबल और सफरिंग, यानी कि किसी भी ऐसी चीज़ से बचाएगी आगे आने वाली जनरेशन को जिससे युद्ध होने का खतरा रहता है। ठीक है, विच ट्वाइस इन अवर लाइफ टाइम हैज़ ब्रॉट अनटोल्ड सफरिंग टू मैनकाइंड, क्योंकि वॉर की ही वजह से जो हमारे पूर्वज थे उनकी लाइफ में 2 बार क्या हुआ, बहुत सारी अनटोल्ड सफरिंग्स आ गई थी। अनटोल्ड यानी कि बिन बताएं बहुत सारी परेशानियां आ गई थी 2 वर्ल्ड वॉर होने की वजह से। तो इसका सबसे पहला मेन एम यही था कि जो हमारी सक्सीडिंग जनरेशन है, आगे आने वाली जनरेशन है, उसे वॉर के परेशानियों से, उस युद्ध की परेशानियों से बचाया जा सके। नेक्स्ट है टू रीअफर्म फेथ इन फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, ताकि लोगों को विश्वास दिलाया जाए कि ह्यूमन राइट्स, जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं उसमें विश्वास रखना है। इन द डिग्निटी, लोगों में डिग्निटी होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। एंड वर्थ ऑफ द ह्यूमन पावर, और ये भी रीअफर्म करना था, उन्हें विश्वास दिलाना था लोगों को कि ह्यूमन पावर जो है वो इक्वल राइट्स देती है मैन और वुमेन को, जितने भी नेशंस हैं सभी के। थर्ड है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करने का भी इन्हीं का काम था। ठीक है, ताकि जो पूरे इंटरनेशनल पीस है और सिक्योरिटी, सुरक्षा मेंटेन की जा सके। नेक्स्ट है टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग द नेशंस ऑफ वर्ल्ड बेस्ड ऑन रेस्पेक्ट फॉर द इक्वल राइट्स ऑफ पीपल। वर्ल्ड के जितने भी नेशंस हैं अगर वो एक तरफ आ जाएंगे तो उनमें फ्रेंडली रिलेशंस रहेंगे ना। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस में बहुत सारी कंट्रीज़ थी, अब वो सब एक तरफ आ गई इतनी सारी कंट्रीज़, तो उनमें फ्रेंडली रिलेशंस रहेंगे ताकि लोगों को इक्वल राइट्स भी मिलें, और पीस तभी तो मेंटेन रहेगा जब सारी कंट्रीज़ एक होकर रहेंगी, इसीलिए पीस मेंटेन करना था उन्हें, तो इनमें फ्रेंडली रिलेशंस डेवलप करना चाहती थी। नेक्स्ट है टू कोऑपरेट इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन कैरेक्टर, ताकि इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प मिल सके। ठीक है, जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, कल्चरल है, ह्यूमैनिटेरियन कैरेक्टर की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें सॉल्व करने में कॉपरेशन मिल सके, उन्हें सहायता मिल सके, सपोर्ट मिल सके। एंड टू प्रमोट रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम, और ताकि लोग जो है ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट दें और फंडामेंटल फ्रीडम को भी रिस्पेक्ट दें, जो उन्हें फ्रीडम मिली है उसको रिस्पेक्ट दें, ये सभी उनका मेन एम था। नेक्स्ट है टू एक्ट एज अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर हार्मोनाइजिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द वेरियस नेशंस फॉर द अटेनमेंट ऑफ द अफोरसेड एक्टिविटीज़। यानी अफोरसेड होता है मेंशन बिफोर, जो भी एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पर बताई गई हैं तो उसके लिए यूनाइटेड नेशंस एक कॉमन प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है, ताकि अलग अलग नेशंस की जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन्हें क्या किया जा सके, हार्मोनाइज़ किया जा सके, यानी कि अच्छे से उन्हें मेंटेन किया जा सके। तो ये सभी एम्स थे यूनाइटेड नेशंस के। आगे पढ़ते हैं द यूएन हैज़ लेड डाउन सर्टेन प्रिंसिपल्स टू अचीव द अबव एम्स। इन एम्स को अचीव करने के लिए, यानी कि इन एम्स को, अपने गोल्स को पाने के लिए यूएन ने कुछ प्रिंसिपल्स लेड डाउन किए हैं, यानी कि कुछ प्रिंसिपल्स बताए हैं जिन्हें फॉलो करके, उन प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करके इन एम्स को कंप्लीट पा सकते हैं। दीज प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो इन्यूमरेटेड इन दी चार्टर, और इन प्रिंसिपल्स को चार्टर में भी इन्यूमरेट किया गया है, यानी कि एक्सप्लेन किया हुआ है, दिया हुआ है। द बेसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शैल बी इक्वालिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर स्टेट्स। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन बेसिस क्या होगा, बेस क्या होगा कि इसके जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उनमें इक्वालिटी हो। द मेंबर स्टेट्स शैल फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस ऑनेस्टली अकॉर्डिंग टू द चार्टर ऑफ द यूएनओ। यानी कि इस यूएनओ में जो भी, यूएनओ को जो भी चार्टर है, इसमें जिस कंट्री के लिए, जिस मेंबर के लिए जो भी ऑब्लिगेशंस लिखी हुई हैं उन्हें ऑनेस्टली पूरा करना होगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि किसी कंट्री के लिए कुछ काम लिख दिया और किसी के लिए कुछ काम लिख दिया, तो इसने तो कर दिया, इसने नहीं किया, तो काम कैसे चलेगा, इंटरनेशनल पीस तो इसमें नहीं बन सकता ना। तो एक यानी कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ऑल दी मेंबर स्टेट्स शैल सॉल्व देयर म्यूचुअल प्रॉब्लम्स थ्रू पीसफुल मीन्स। जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उन्हें अपने आपस में कोई भी मान लीजिए प्रॉब्लम हो जाती है तो आराम से
प्यार से बैठकर शांतिपूर्वक उन्हें क्या करना है, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, लड़ाई झगड़े से नहीं करना है। स्टेट्स विल नॉट यूज़ फोर्स इन सॉल्विंग देयर म्यूचुअल प्रॉब्लम्स। स्टेट जो है वो अपने किसी भी फोर्स का यानी कि दबाव का या फिर किसी मिलिट्री वगैरह का ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए अपने म्यूचुअल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ऑल दी मेंबर स्टेट्स शैल बी morally bound to offer unconditional services, military or otherwise, to the UNO for preventive and enforcement actions of the UNO according to the UN Charter। जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं आपके इस UNO में, वो morally bound होने चाहिए कि उन्हें अनकंडीशनल सर्विसेज देनी होंगी, बिना किसी शर्त के उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करनी होंगी, मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड करनी होंगी और दूसरी सर्विसेज प्रोवाइड करनी होंगी UNO को, ताकि UNO के जो एक्शंस हैं उन्हें बचाया जा सके और एनफोर्स किया जा सके। ठीक है, जो भी UN चार्टर में उनके काम लिखे हुए हैं उन्हें अनकंडीशनली उन्हें करना होगा, बिना किसी शर्त के करना होगा। द मेंबर्स ऑफ द UNO शैल सी दैट इवन द नॉन मेंबर स्टेट्स वर्क फॉर द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड। जो UNO के मेंबर्स हैं उन्हें भी देखना है कि जो नॉन मेंबर स्टेट्स हैं वो भी पीस और सिक्योरिटी के लिए काम करें। ठीक है, नो मेंबर स्टेट शैल इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ एनी अदर मेंबर स्टेट। कोई भी मेंबर स्टेट को जो दूसरे मेंबर स्टेट के इंटरनल अफेयर्स हैं उसमें दखलंदाजी नहीं करनी है, यानी कि ये एक स्टेट है ये दूसरा स्टेट है तो ये नहीं होना चाहिए कि ये जो इसका लीडर है वो इसके काम में दखलंदाजी कर रहा है, नहीं, इंटरनल तो इंटरनल ही रहेगा ना, उसके काम में दखलंदाजी नहीं करनी है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स उन्होंने चार्टर में भी इन्यूमरेट किए थे ताकि लोगों को पता चले और UNO की वर्किंग अच्छी हो। अब कुछ फैक्ट्स पढ़ते हैं UNO के बारे में और अब फिर हम ऑर्गन्स जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। फैक्ट्स अबाउट द UNO। फर्स्ट है मेंबरशिप ऑफ द UN की मेंबरशिप। ऑल पीस लविंग नेशंस ऑफ द वर्ल्ड कैन बिकम मेंबर्स ऑफ द UNO। मेंबरशिप यानी कि UN का मेंबर बनने के लिए जितने भी वर्ल्ड के जितने भी नेशंस ऐसे हैं जिन्हें पीस पसंद है, शांति पसंद है, वो मेंबर्स बन सकते हैं UNO के। अ न्यू स्टेट इज एडमिटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन बाय द जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। अब UN में एंटर होने के लिए अगर मान लो कोई नया स्टेट इसमें एडमिट होना चाहता है और इस ऑर्गेनाइजेशन में, तो एक जनरल असेंबली रखी जाती है सिक्योरिटी काउंसिल के सजेशंस पर। ठीक है, उस जनरल असेंबली में डिसीजन लिया जाता है कि न्यू स्टेट को इसे एंटर करना है, एडमिट करना है, नहीं करना। दूसरा है ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द UNO की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, चाइनीज़, अरेबिक एंड स्पेनिश, ये सभी इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। द स्पीचेस ऑफ द डेलीगेट्स आर ट्रांसलेटेड साइमल्टेनियसली इनटू ऑल दीज लैंग्वेजेस। जो भी कोई भी स्पीच देता है तो अदर लैंग्वेज में उसे ट्रांसलेट कर दिया जाता है साथ के साथ। इंग्लिश एंड फ्रेंच आर कॉमनली यूज लैंग्वेज, और इनमें से भी कॉमनली इंग्लिश और फ्रेंच यूज़ की जाती है। फाइनेंस ऑफ द UNO। अब इसे चलाने के लिए भी तो फाइनेंस चाहिए ना, पैसा चाहिए, खर्चा चाहिए, वो कहाँ से आता है? इट इज़ फाइनेंस्ड बाय द कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय इट्स मेंबर स्टेट्स, यानी कि जो और पूरी ऑर्गेनाइजेशन ही होगा, इसमें जितने सारे मेंबर स्टेट्स हैं तो ये लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं, उसी से इसका UNO का खर्चा चलता है। द अमाउंट, कितना अमाउंट देंगे? इट इज़ डिटरमाइंड बाय द जनरल असेंबली। ये अमाउंट डिसाइड किया जाता है जनरल असेंबली के द्वारा। कब? ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ इट्स कमेटी ऑन कॉन्ट्रीब्यूशंस। और जनरल असेंबली भी अपने आप ही डिसाइड नहीं करती, वो क्या करती है, उसकी कमेटी कॉन्ट्रीब्यूशंस पर क्या रिकमेंडेशंस देती है, क्या सजेशंस देती है, तभी वो डिसाइड करती है कि कौन सा स्टेट को कितना क्या देना है, अमाउंट देना है टू फाइनेंस द UNO। नेक्स्ट है हेड क्वार्टर्स ऑफ UNO का हेड क्वार्टर्स कहाँ पर है? इट हैज़ इट्स ऑफिशियल हेड क्वार्टर इन मैनहट्टन, न्यूयॉर्क, USA। फ्लैग ऑफ द UNO की फ्लैग की बात करें, द UN फ्लैग रिप्रेजेंट्स 2 बेंट ऑलिव ब्रांचेस। इसमें दो UNO का फ्लैग है, उसमें 2 बेंट ऑलिव ब्रांचेस हैं, ओपन एट द टॉप पर खुली हुई हैं, ओवर अ ब्लू बैकग्राउंड, यानी कि ब्लू बैकग्राउंड है, 2 ऑलिव की ब्रांचेस ऊपर को खुली हुई हैं, नीचे से बंद सी हैं। द ब्रांचेस ऑफ द रेड सिम्बलाइज पीस, और जो इसकी ब्रांचेस आती हैं ना वो पीस को क्या करती हैं, सिम्बलाइज करती हैं कि सिंबल है ये पीस का। ठीक है, ये रेथ बन जाते हैं ना, रेथ एक ऐसा वाला जो क्राउन टाइप सा होता है, उसी को हम रेथ बोलते हैं। तो इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो पीस को सिंबलाइज करती हैं, यानी कि शांति को दर्शाती हैं। ये है UN का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, मैनहट्टन बताया था ना USA में, तो ये है आपका। तो आज हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑर्गन्स ऑफ द UN एंड हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।